Morning, students. I, Kanish Vardhan, welcome you all to your own YouTube channel. Today, we are going to discuss our next subject, which is administrative law. So, before starting, हम लोग जानेंगे administrative law का मतलब क्या है, क्या administrative law का nature है, क्या administrative law का scope है. सबसे पहले हम यही जानते हैं administrative law होता क्या है, ठीक है. So, administrative law is a branch of public law that deals with the structure, powers, and functions of administrative agencies as well as the relationships between these agencies and the public. Okay, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो ब्रांच है वो बेसिकली ये डील करती है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनकी जो पावर्स है, उनका स्ट्रक्चर है, उनकी फंक्शनिंग है, वो किस तरह से रिलेशनशिप बना के रखती है एक पब्लिक के बीच में और एजेंसीज के बीच में. ठीक है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यही एक फंक्शन होता है. इट गवर्न्स द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड एंश्योर्स दैट देयर एक्टिविटीज आर कंडक्टेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ. यानी कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनके जितने भी उनके काम हो रहे हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट हो रहे हैं या नहीं, कहीं वो अपनी मनमानी चला रहे हो, कहीं वो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हो, किसी तरह की मानहानि कर रहे हो, इस चीज का वो ध्यान रखता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ये हमारी एक लॉ की एक अनदर ब्रांच होती है. जैसे हमारी एक इंटरनेशनल लॉ ब्रांच थी, ऐसी ही एक सेपरेट ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. समझ गए होंगे आप, बेसिकली जो हमारे राइट्स हैं, हमारे पावर्स हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में उनका बैलेंस बना के रखे. पावर्स किसकी पावर? गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं. कौन सी एजेंसीज होती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती है ना, उनके और हमारे बीच में. जैसे कि हमारी पुलिस फोर्स ही क्यों ना ले लें, वो भी अगर कुछ काम करेंगी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, या हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या कोई भी हो, हमारे पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर में होते हैं या कहीं भी होते हैं, अगर वो कुछ भी काम करेंगे तो एक फ्रेमवर्क उनको दिया जाएगा कि आप इस सर्टेन लिमिट्स के अंदर आप इस तरीके से आपका काम होना चाहिए. आपका जो काम है वो अनलॉफुल तरीके से ना हो, अनसर्टेनिटी ना हो उस चीज में. एक फ्रेमवर्क पूरा सेट होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है. ठीक है, नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट है हमारा स्पेशलाइज्ड लीगल फील्ड. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ लीगल स्टडीज दैट फोकस ऑन द रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उन्हीं के ऊपर ये फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के. उनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स हैं, वो सारे मेंटेन होकर चल रहे हैं या नहीं, वो सारी एजेंसीज उन सभी को फॉलो कर रही हैं उस गिवन फ्रेमवर्क को, या फिर वो कहीं इलेजिटिमेट वे में कहीं वर्क तो नहीं कर रही हैं. ठीक है, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर ब्रांचेस लाइक क्रिमिनल लॉ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, बट इंटरसेक्ट्स विद देम व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर चैलेंज्ड इन कोर्ट्स. वैसे तो ये एक अलग ही ब्रांच है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ अलग होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ सेम तो होगा नहीं. लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कहीं पे कोई केस आ गया, अब वहां पे कुछ तथ्यों की जानकारी चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल तो पूछे जाएंगे, तो वहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन भी होता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट निकल के आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डायनामिक है और काफी इवॉल्विंग है. ठीक है, क्यों? Administrative law is dynamic, responding to the changing needs of the society and increasing complexity of government functions. ठीक है, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस थे वो आज डायनामिक हैं, आज चैलेंजिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि आज की जो नीड्स हैं, आज की जो गवर्निंग नीड्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसको काफी ज्यादा इवॉल्व होना पड़ रहा है. पहले हमारे टाइम पे फोन भी हुआ नहीं करते थे, स्मार्टफोन्स अब आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है. किसी तरह का साइबर क्राइम ना हो, उस चीज को कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ही देखती है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज कैसे देखती हैं उसको? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत रहते हुए देखती है ना कि क्या फ्रेमवर्क है, कैसे करना है कुछ काम, अगर किसी को पकड़ना है, किसी को कुछ सजा देनी है, किसी के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, किसी के ऊपर कैसा केस बनाना है, ये क्या ये गिल्टी है या नहीं है, इसको हम कैसे टॉर्चर कर सकते हैं या क्या हम इसको कैसे हम इसकी छानबीन कर सकते हैं, कितना हमारे सर्टेन लिमिटेशंस है, क्या हम किसी के घर में यूं ही घुस जाएंगे, क्या किसी से हमको वारंट चाहिए या नहीं चाहिए, कौन देखेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही तो ये सब चीजें डील करेगा ना. ठीक है, तो ये सारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस है, ये क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारे आपस में मिले जुले होते हैं, ऑल्दो ये सारी ब्रांचेस बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. इट ऑफन अडेप्ट्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज. ठीक है, जो मैंने बताया अभी टेक्नोलॉजीज के बारे में आप सभी को, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सोसाइटल वैल्यूज. ठीक है, इन सब की वजह से ये जो है अडेप्टिंग नेचर, इवॉल्विंग नेचर और अपना जो है डायनेमिक नेचर का है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. थर्ड पॉइंट आता है इसका रिलेशनशिप विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. Administrative law is closely linked with constitutional law as it deals with the exercise of powers by administrative bodies which must adhere to the constitutional limits. जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिसको बनाते बनाते भी 2 साल 11 महीने और कुछ 17 या 15 दिन के आसपास हमारे लग गए थे बनते बनते. तो इतना टाइम अगर लगा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म होने में सिर्फ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा स्पेशलाइज्ड रूल्स हर एक चीज के लिए बनाए गए होंगे जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है. और यही वो चीज मैंडेटरी सारे रूल्स देखता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए सारे काम कर रहे हैं. The Constitution often sets the framework for administrative actions, and administrative law ensures that agencies operate within these constitutional boundaries. Fourth point आता है हमारा judicial review. One of the key features of the administrative law is judicial review, where courts
assess the legality and constitutionality of administrative actions। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी अगर काम कर रही है, ठीक है, उसका काम आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपके साथ कोई आपको लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइम में आप कहां पर जाएंगे? आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप जुडिशियल रिव्यू करवाएंगे कि मेरे साथ ये एजेंसीज के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मेरा एक केस हुआ था या फिर जैसे भी है, मैं आपके यहाँ पे अपील करता हूं कि मेरे को जुडिशियल रिव्यू दिया जाए, जिससे कि जो कोर्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हुआ है वो प्रोसीजर विद इन द फ्रेमवर्क हुआ है, सही तरीके से हुआ है, लेजिटिमेट वे में हुआ है, और किसी तरह की जुडिशियल अगर कोई और इसमें रिव्यू के बाद कुछ निकलती है कि आपको कुछ सावधानी करनी पड़ेगी या फिर आपकी गलती है या नहीं है, तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा। अगर आपकी गलती नहीं है, सामने वाली एजेंसी का कुछ अगर फ्रॉड निकलता है या कुछ भी होता है, उस हिसाब से वहां पे डिसीजन ले लिया जाता है। कोर्ट्स कैन रिव्यू द डिसीजंस टू एंश्योर दैट दे आर विद इन द एजेंसीज जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी एजेंसी आपको किसी भी मैटर में आपको घेर सकती है, जहां तक उसका लिमिटेशन होगा, जहां तक उसकी रेस्ट्रिक्शन या उसकी वर्किंग होगी, वो उसी मैटर्स में आपको जो है आपको फ्रेमवर्क में लेकर चलेगी, और दे आर नॉट आर्बिट्रेरी और कैप्रिशियस एंड कंप्लाई विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। इन सब चीजों का ध्यान जुडिशियल रिव्यू रखता है। ठीक है, स्कोप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप क्या है। पहला स्कोप आ जाता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी तो इसकी बेसिक नीड ही होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ही नहीं होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पस ही क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कवर्स द क्रिएशन, powers and functions of the administrative agencies. These agencies are created by legislatures to implement and administer laws and policies. लेजिस्लेचर कौन होते हैं? हमारे लॉ मेकर्स होते हैं। ठीक है, हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा है, वहां पे भी लॉज बनते हैं, हमारे डिस्कशन होता है दोनों हाउसेज में। ठीक है, वहां पे जाके जो भी लॉज बन रहे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज ही तो उन लॉ को एनफोर्स करेगी। अगर वो एनफोर्स सही कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो जुडिशियल रिव्यू आप करवा दोगे। ठीक है, और इस चीज को वो एनफोर्स किस तरीके से करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख लेगा अपना पीछे से। एग्जांपल्स इंक्लूड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे एक एग्जांपल्स मैंने दिए कि कौन से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ का इसका स्कोप आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का रूल मेकिंग एंड रेगुलेशंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ रूल मेकिंग बाय एजेंसीज। This involves the formulation of rules and regulations that have the force of law. The rule-making process typically includes public notice, comment period, and a review by the agency before rules are finalized. Okay? ये हो गया हमारा रूल मेकिंग एंड रेगुलेशंस। थर्ड पॉइंट आता है एडजुडिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफन हैव क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, यानी कि एक क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है? जुडिशरी तो आपका जजमेंट पास करता है, लेकिन कुछ जजमेंट पास यहाँ पे कुछ केसेस को जिसपे आपके कुछ भी आपके जजमेंट आएगा, थोड़ी सी पावर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पास भी दी गई है। हमारे कुछ सेपरेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जिनमें आपके कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, वो आप उन ट्रिब्यूनल्स में जाके आप अपने वहां पे पटिशंस डाल सकते हैं कि मेरा ये केस है, उसके ऊपर आप मेरे को थोड़ा न्याय चाहिए। और जो ये सब बनाए ट्रिब्यूनल्स इसलिए गए हैं ताकि जो कोर्ट्स हैं उन पे से थोड़ा सा बर्डन कम कर दिया जाए और जो स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं वो ट्रिब्यूनल्स वाले आपके हैंडल कर लें। ठीक है, तो ऐसे ही क्वासी जुडिशियल फंक्शंस यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखता है। इसका स्कोप एडजुडिकेशन में भी देखा गया है। मीनिंग दे कैन मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज। Administrative law ensures that adjudicatory processes are fair, impartial and subject to judicial review. फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ स्कोप में हमारा एनफोर्समेंट। एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। Administrative law dictates the procedures agencies must follow when investigating, penalizing or otherwise taking enforcement actions. जैसे कि हमने पहले अभी बात करी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वही डिक्टेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को। क्या डिक्टेट करता है? कि आपको एक सर्टेन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। इन सर्टेन जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते ही आपको किसी पे पेनलाइजिंग करना है, किसी के ऊपर पेनल्टी मारोगे तो इसको फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अगर आप करोगे तो ठीक है, वरना वो जुडिशियल रिव्यू करवा सकता है, ये चीज भी उसका राइट है। इन सब का ध्यान कौन रखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एड्रेसेस इश्यूज रिलेटेड टू एक्सेस टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। यहाँ पे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो भी काम करती हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ करें। ये चीज का ध्यान रखता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि वो जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी वो गवर्नमेंट को दें या कुछ पब्लिक को भी मिल सके। आरटीआई आप फाइल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के अगेंस्ट, तो उसके ऊपर सरकार को भी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का भी आपको जवाब आता है। ये चीज कौन ध्यान रखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ध्यान रखता है। सिक्स्थ पॉइंट आ गया हमारा स्कोप में जुडिशियल रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज टू चैलेंज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस इन कोर्ट थ्रू जुडिशियल रिव्यू। Courts assesses whether their agencies actions are legal, reasonable and within the scope of agency's authority. अगर कोई चीज एजेंसी के अथॉरिटी में नहीं थी और उन्होंने आपके ऊपर उस मैटर में भी डीलिंग करी है तो एजेंसी को वहां पे गिल्टी पाया जाता है और आपको कंपेंसेशन मिलता है उस मैटर में। ठीक है, इन समरी कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ लीगल सिस्टम दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ensuring that they act within the law and adhere to the principles of fairness, transparency
transparency and accountability. Its scope covers a wide range of issues, from the creation of agencies to the enforcement of regulations, within the ultimate goal of balancing effective governance with the protection of individual rights. दैट्स ऑल। यहाँ पे हमने कवर कर लिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप, और उसके बारे में हमने जान भी लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर क्या होता है। यहाँ पे हम सेकंड अगर कोई टॉपिक के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में अभी मैंने आपको कुछ एक टॉपिक बताया था कि क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उसके बारे में भी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके रीजंस के ग्रोथ क्या है, उसके वो यहाँ इंडिया में उसकी ग्रोथ क्यों हुई इन ट्रिब्यूनल्स की, इन सब बारे में हम बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट हैज द अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। कुछ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं जिनकी सुनवाई यहाँ पे हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से जुडिशरी नहीं है। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये एक तरीके से सेमी जुडिशियल बॉडीज हैं, इनके पास सर्टेन लिमिट्स हैं आपके मैटर्स के लिए सुनवाई करने का भी, उनके ऊपर डिसीजन देने का भी। ठीक है, दीज ट्रिब्यूनल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। जो हमारा कोर्ट सिस्टम आज तक चलता आ रहा है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, वहां पर वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि वो किसी वकील को यहाँ पे अपने लिए किराए पर लेकर आए या उसको अपना केस दें। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को भी खोला हुआ है, ताकि वो आपका जो केस है उसकी सुनवाई भी जल्दी हो, उसके ऊपर आप इजीली एक्सेसिबल हो, आप पहुंच सके वहां पे कि आपका कुछ अगर कोई मैटर है तो आप वहां पे डिस्प्यूट फाइल कर सके। ठीक है, और वहां पे आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल सके। तो ये रिजोल्यूशन मैकेनिज्म एक यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोवाइड करता है। These administrative tribunals are designed to be specialized, efficient, and accessible, addressing issues in a more streamlined manner than regular courts. Okay? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है स्पेशलाइजेशन। ट्रिब्यूनल्स आर ऑफन क्रिएटेड टू एड्रेस स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ और टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स सच एज एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, टैक्स और एनवायरमेंटल मैटर्स। Their specialization allows for a deeper understanding of the issues at hand and more informed decision making. Okay? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने अभी कि स्पेशलाइजेशन में कैसे स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके टैक्स या फिर एनवायरमेंटल मैटर्स हैं। इन सब चीजों के ऊपर जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स काम कर सकते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे खत्म होते हुए सेकंड पॉइंट के पर बढ़े तो हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सपर्टीज। स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज कुछ हद तक मिलते जुलते पॉइंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑफन पोजेस एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट मैटर दे एजुकेट। एक्चुअली जो बात ये होती है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उसमें जो जज बैठे हैं, नो डाउट उनके पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज है हर एक चीज के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्टीज है स्पेशली डिजाइंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज से डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड होते हैं, तो इन्हें सब पता रहता है एकदम डिटेल में कि A to Z काम चल क्या रहा है अंदर मैटर। तो while these expertise can contribute to more informed and accurate decisions। थर्ड पॉइंट निकल के आता है क्वासी जुडिशियल नेचर। बेसिकली पॉइंट्स वही रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको प्रेजेंट कैसे करना है। क्वासी जुडिशियल नेचर कैसे है इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का? While not part of the traditional court system, tribunals have quasi-judicial powers, allowing them to make a legal decision, interpret laws, and enforcing their rulings. Okay? यही मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया था वही क्वासी जुडिशियल नेचर का भी आता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा ट्रिब्यूनल्स का फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रिब्यूनल्स आर जनरली लेस फॉर्मल देन द ट्रेडिशनल कोर्ट्स। ट्रेडिशनल कोर्ट्स में काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं, वहां पे जाने के लिए भी वकीलों की एक यूनिफॉर्म होती है। आपकी अगर कोई ड्राफ्ट हो, पिटीशंस हो, उनको फाइल करने का भी एक फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा रिजिड होता है, जो कि नॉर्मल पब्लिक को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं वो थोड़े कम फॉर्मल होते हैं, वो इनफॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल ऐसे नहीं होते कि आप जाके कुछ भी वहां कह दोगे, लेकिन हाँ इन कंपेरिजन टू लीगल जो कोर्ट्स हैं, हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं, उनके कंपेरिजन में ये थोड़े से कम यहाँ पे फॉर्मल होते हैं, जिससे कि आपको वहां पे एक्सेसिबल नेचर वहां पे ट्रिब्यूनल्स में आपको मिले। सारे जो भी आपकी सुनवाई है किसी भी केस की, वो जल्द से जल्द हो पाए और आसानी से कर पाए आप अपने मैटर को रिजॉल्व। This can lead to quicker and more cost-effective resolutions. Okay. Fifth point आता है procedural autonomy. Tribunals have the authority to establish their own procedures, allowing them to adapt the specific needs of the cases they handle. ओके यहाँ पे इनकी ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि उनके पास पूरी पावर होती है, उनके हिसाब से वो लोग डिसीजन दे सकते हैं कि उनको इस मैटर में क्या डिसाइड करना है, उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो ट्रिब्यूनल में पहुंच गया है केस, तो ट्रिब्यूनल के पास ही पूरी ऑटोनॉमी रहेगी केस का फाइनल ज्यूरिसडिक्शन देने के लिए। यहाँ पे हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो पता कर लिया, लेकिन इनके रीजंस क्या थे जिन वजह से इनकी ग्रोथ हुई है इंडिया में ट्रिब्यूनल्स की, वो भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट वही आता है हमारा एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन, आप समझ ही गए होंगे इसको। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा एफिशिएंसी एंड टाइमलीनेस, वही पॉइंट आ गया कि हमने कोर्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, यहाँ पे कम टाइम लगता है।
क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है एकदम जाते ही सारे एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है, और हमारे जो सुनवाई है वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन कर रहा है जिसको पहले से पता है कि मैटर क्या है और क्या इसकी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, इसमें कितना टाइम किस चीज़ में लगता है क्या नहीं लगता, वो केस को जल्दी से समझ भी पाते हैं और जल्दी से उस पर डिसीजन भी दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने केसेस नहीं आते हैं जितने हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट्स में ऑलरेडी चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एक्सेसिबिलिटी, कि इसका रीजन ऑफ ग्रोथ क्या है। एक एक्सेसिबिलिटी भी है कि लोग जो है ट्रेडिशनल कोर्ट में जाते हुए, इनफैक्ट मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं खुद शायद कोर्ट कभी हाल ही में तो कभी गया ही नहीं, पर पहले भी अभी कभी गया हूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कब गया था, और आप लोग भी बहुत कम जा पाए होंगे अगर आप में से कोई गया भी होगा कोर्ट लीगली। लेकिन अगर कभी ट्रिब्यूनल्स जाना होगा, आप किसी जॉब में होंगे या किसी और काम में आपको जाना है, जैसे आपके बिजली का ही कुछ काम आ गया, तो आप बिजली के ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल, इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट्स के ट्रिब्यूनल्स में आसानी से आप जा सकते हैं, और बहुत सारी जनता जाती है और आती है, उनके सारे केसेस वहां पे होते भी हैं, तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं जल्दी से। इसी वजह से एक्सेसिबिलिटी भी एक हमारा रीजन बन गया। फोर्थ पॉइंट हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस बन गया, कि हमें किसी तरह का वकील वहां पे हायर नहीं करना है, किसी तरह के हमें फीस वहां पे ज्यादा हमें पता नहीं है, कोई हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता कि हमें कितने पैसे कहाँ जमा करने हैं, किसी से कंसल्टेंसी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है जो भी पर्सन वहां पे अथॉरिटी में है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है रिलीफ ऑफ ओवरबर्डन कोर्ट्स। अब कोर्ट्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी इतने सारे मैटर्स होते हैं, इतने सारे केसेस होते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिलेइंग नेचर के हो जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी उनके पास केस की सुनवाई करते करते ही अगर वो चाहें भी तो भी वो इतना एक लिमिट है उनके ऊपर वहां पे जजेस पे, कि वो आपके मैटर को सुनने के लिए भी उनको इतना टाइम देना पड़ेगा पहले पिछले जितने केसेस हैं, कि आप सुनते सुनते ही आपकी शायद काफी उम्र निकल जाए। इसलिए यहाँ पर उसका ग्रोथ बहुत हुई है ट्रिब्यूनल्स की इंडिया में भी, कि हमारा जो बर्डन आ गया है कोर्ट्स के ऊपर उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो ये फिफ्थ पॉइंट हमारा रिलीफ फॉर ओवरबर्डन कोर्ट्स आ गया। सिक्स्थ पॉइंट आ गया फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर्स। Tribunals have the flexibility to design their own procedures, tailoring them to the needs of specific disputes they handle. This adaptability contributes to a more responsive and efficient dispute resolution process. Okay. सेवंथ पॉइंट आता है हमारा, और जो कि ये लास्ट पॉइंट है, रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रिब्यूनल्स में प्रमोशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। Administrative tribunals contribute to the concept of administrative justice by providing a specialized forum for individuals and entities to challenge administrative decisions. This promotes fairness, accountability, and transparency in the administrative process. Okay. Conclusion में हम लिख सकते हैं कि in conclusion, the government or the growth of administrative tribunals is driven by the combination of factors including the need of specialization, efficiency, accessibility, and cost effectiveness. Tribunals play a crucial role in addressing specific types of disputes, contributing to a more responsive and balanced legal system. This is how we have discussed the reasons for the growth of administrative tribunals in India. Okay. थर्ड, यहाँ पे हम अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो एक टर्म निकल के आती है रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ का मतलब समझते हैं, उसके क्या की कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या हमारे इंपॉर्टेंस हैं इन द वेलफेयर ऑफ स्टेट, द रूल ऑफ लॉ का, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The rule of law is a fundamental principle in governance that implies that all individuals and entities, including the government, are subject to and accountable under the law. यानी कि जो गवर्नमेंट भी है वो भी अकाउंटेबल अंडर द लॉ है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब लॉ सबसे ऊपर है द रूल ऑफ लॉ के तहत। कोई भी आपके कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है पूरे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हर किसी को चलना पड़ेगा, ये कहता है हमारा रूल ऑफ लॉ। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट एम्फसाइज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ ही सबसे बड़ा सुप्रीम नेचर है, इसके ऊपर कोई नहीं है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी लोग बराबर हैं लॉ के आगे। ठीक है। लीगल सर्टेनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि लीगल सर्टेनिटी का मतलब है सब कुछ सहज तरीके से हो रहा है, एक सार तरीके से हो रहा है, और जो प्रोटेक्शन है आपके इंडिविजुअल आपके राइट्स हैं जो, उनका भी प्रोटेक्शन हो रहा है, यहाँ पे उनका बचाव किया जा रहा है, उनको आपसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि द रूल ऑफ लॉ इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, promoting justice and ensuring the government actions are consistent with established legal principles. यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी एक्शंस हैं या उनके जो भी कानून हैं वो आपके ऊपर नहीं हैं, जब तक वो लॉ में चल रहे हैं वो लॉ के हिसाब से ही चलेंगे। वो भी आपसे ऊपर नहीं है, आप भी लॉ से ऊपर नहीं हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। एक बार जो लॉ बन गया है उसके तरीके से ही हर किसी को चलना होगा, चाहे वो कोई इंसान हो। की कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम जानें तो पहले की कंपोनेंट आता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन और स्टेटस इज इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे आप कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्या पोजीशन है क्या स्टेटस है समाज में उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर लॉ कुछ कहता है और आप सही हैं या गलत हैं, आपको उसी कटघरे में समान तरीके से देखा जाएगा कि आप सभी बराबर हैं लॉ के आगे। ठीक है। नो वन इज अबव द लॉ एंड ऑल इंडिविजुअल्स हैव द सेम लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस। सेकंड है पॉइंट हमारा लीगल सर्टेनिटी। द लॉ शुड बी क्लियर, प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड. Individuals should be able to understand the rules governing their behavior and have confidence in the legal system.
जो इंडिविजुअल्स हैं, लॉज बेसिकली हमारी पब्लिक के लिए बना है, हमारी जनता के लिए बना है। अगर जनता का लॉ के ऊपर विश्वास उठ जाएगा तो फिर लॉ का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए लॉ का सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है। यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है द रूल ऑफ लॉ का, कि वो सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए एक कंसिस्टेंट वे में अप्लाई हुआ है, एक बराबर तरीके से अप्लाई किया गया है, लगातार वो सही तरीके से काम करता रहे, ठीक है। और रूल्स जो हैं और बिहेवियर जो है उनका कॉन्फिडेंस बनाए जनता का, ना कि उनको दूर भगाए। उनको लगे कि हाँ उनके साथ समाज में एक जस्टिस हो रहा है, उनकी फेयर इम्पार्शियल हियरिंग हो रही है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है किसी तरीके का। थर्ड पॉइंट निकलता ही ये इसी चीज से है कि फेयर एंड इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लीगल प्रोसेसेस एंड डिसीजंस शुड बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल। दिस इंक्लूड्स फेयर ट्रायल्स, ड्यू प्रोसेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यही बात निकल के आती है कि सभी के इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन हो, ठीक है, ड्यू प्रोसेसेस हो, ओके, इंक्लूड्स फेयर ट्रायल्स हो। किसी को भी अगर पुलिस भी गिरफ्तार करती है तो सही तरीके से गिरफ्तार करे, ना कि अवैध तरीके से किसी को भी यूं ही उठा ले बेगुनाह को भी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। दोज इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी including government officials are accountable for their actions. Accountability ensures that those who violate the law or abuse their powers are held responsibility. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने काम के लिए सामने वाले को वो आपसे आपका हिसाब ले सकता है, आपके अकाउंट को देख सकता है कि आपने ये काम किया है, इसका क्या रीजन था, क्या आपने जो काम किया वो आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, आपकी अथॉरिटी है उस चीज में, आपने जिसमें दखल दी है, आपकी जो पावर्स हैं वो आपको अलाउ करती हैं उस मैटर में आपको अपने टांग अड़ाने के लिए, या आपने यूं ही किसी को छेड़ दिया है, ठीक है। इन सब चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, जिससे कि कोई भी अगर वायलेट करता है लॉ, कोई भी पुलिस वाला भी अगर आपसे बदतमीजी करता है तो वो भी लॉ के आगे एक गुनहगार की तरह ही देखा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ human rights. The rule of law is closely tied to the protection of human rights. Law and legal system should safeguard and promote the rights and dignity of the individuals. यानी कि आपके जितने भी राइट्स हैं, आपकी डिग्निटी है, आपके समाज में एक इज्जत है, आपका ऑरा है, आपकी इज्जत है, उस चीज का सबका ध्यान रखना है। तो ये रूल ऑफ लॉ का एक हमारा की कंपोनेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। एक और अब यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है और फिर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन अ वेलफेयर स्टेट क्या है, ठीक है। वेलफेयर यानी कि उस स्टेट की जो है आपको वेलफेयर करना, यानी कि उसकी सहायता करना, उसके किसी डेवलपमेंट में उसका और आपके हेल्प करना, उसका क्या है उसका रूल ऑफ लॉ का एक इंपॉर्टेंस। A welfare state is characterized by the government policies and programs designed to promote the well-being and social and economic security of its citizens. यानी कि जो भी समाज में रह रहे नागरिक हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, उनके सभी राइट्स प्रोटेक्टेड हों, इस चीज़ों का ध्यान रखता है हमारा रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर स्टेट। यानी कि सभी की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हों, ठीक है, और उनका सही तरीके से वेलफेयर हो रहा हो, उनकी भलाई के लिए काम किया जा रहा हो। द रूल ऑफ लॉ प्लेज अ क्रूशल रोल इन अ वेलफेयर स्टेट फॉर सीवरल रीजंस। कई सारे रीजंस हैं जिनके लिए जो रूल ऑफ लॉ है वो एक क्रूशल रोल प्ले करता है, जिसमें से हमारे कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इन अ वेलफेयर स्टेट वेयर द गवर्नमेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, द रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल्स राइट्स ऑफ सिटीजन्स। इट ensures that government actions are lawful and respect the rights of individuals, preventing arbitrary decisions. Arbitrary decisions का मतलब है कि बिना किसी धोखाधड़ी के decisions दिए जा रहे हैं आपके ऊपर, कोई जोर दबाव या जबरदस्ती से कोई कुछ काम नहीं थोपा जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं दिया जा रहा है, आपकी भी बात सुनी जा रही है और सारे सबूतों को, सारे गुनाहों को देखा जा रहा है कि आप गुनहगार हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आपको पेनल्टी सही तरीके से दी जा रही है। ये सब चीजों का ध्यान रखता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लीगल सर्टेनिटी फॉर सोशल प्रोग्राम्स। Social welfare programs often involve complex legal frameworks. The rule of law provides the legal certainty necessary for the effective implementation and administration of these programs. Citizens need to understand their entitlements and obligations under these programs. कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उन प्रोग्राम्स में हम अपनी भागीदारी को समझें और उनकी जो महत्वता है उसको हम अपना सम्मान दें और अपनी जो जिम्मेदारी है उनको पूर्णतः पूरी करें, क्योंकि वो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। थर्ड पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। अ वेलफेयर स्टेट इन्वॉल्व्स द सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन and resource allocation. The rule of law ensures that the government officials are accountable for their decisions and actions, preventing corruption, abuse of power and arbitrary use of state resources. यहाँ पे एक ये पॉइंट आया है अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, जिसमें कि हम बात करते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो जो स्टेट की रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका जो इनकम टैक्स जब आप भरते हैं तो उसका सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे आपको कोई करप्शन यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सके, किसी भी तरह का करप्शन यहाँ पे ना देखा जाए, भ्रष्टाचार ना देखा जाए, ठीक है, एब्यूज ऑफ पावर ना किया जाए किसी भी तरीके का, ठीक है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ द स्टेट रिसोर्सेज ना हो किसी भी तरीके से। इस चीज का ध्यान रखता है हमारा अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस पॉइंट जो है वेलफेयर स्टेट में। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फेयर एंड जस्ट distribution of resources. The rule of law contributes to a fair and just distribution of resources in a welfare state.
Legal principles guide the allocation of benefits, services, and opportunities, ensuring that they are distributed equitably and without discrimination. अगर कोई स्कीम्स निकलती हैं स्टेट में या किसी भी तरह के कोई भी रिसोर्सेज आती हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो रूल ऑफ लॉ ये मेंटेन करती है, ये इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सही लोगों पे पहुंची है और सही तरीके में सही मात्रा में पहुंची है, किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है. फिफ्थ पॉइंट आता है सिटीजन कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन. द रूल ऑफ लॉ फॉस्टर citizen confidence in government institutions and encourages active participation in civic life. When citizens trust that the legal system operates fairly, they are more likely to engage in the social programs and contribute to the welfare state. जब लोग ये समझ जाते हैं कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे स्टेट की जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के तहत चल रही है, हमारी फेयर जस्टिस हो रहा है, सब तरीके से जो काम हो रहे हैं वो सही किसी भी लेजिटिमेट वे से हो रहे हैं, इलेजिटिमेट वे से नहीं किया जा रहा है कुछ भी, तो लोगों को भी भरोसा जागता है और वो भी खुद सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं. एक हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी या किसी भी तरह के रूल ऑफ लॉ में सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस बढ़ते ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी एक सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों से. सिक्स पॉइंट आता है रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन अ वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि ऐसा स्टेट जहां पे लोगों की भलाई के लिए काम किया जा रहा हो. डिस्प्यूट्स में अराइज ओवर एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट्स और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स. द रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द फेयर एंड इम्पार्शियल रेजोल्यूशन ऑफ दिस डिस्प्यूट्स थ्रू लीगल प्रोसेस इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स. ये पार्ट हमारा खत्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग में, हमारे रूल ऑफ लॉ के तहत कितने हमारा इंपॉर्टेंस है वेलफेयर स्टेट के अंदर. कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं इन समरी द रूल ऑफ लॉ इज integral to the functioning of welfare state as it ensures fairness, accountability and protection of individual rights. It provides the legal framework necessary for the effective implementation of social programs and contributing to the overall well-being of citizens in a society that values social justice and equality. तो यहाँ पे हमारा पॉइंट पूरा एंड होता है, पूरा टॉपिक हमारा रूल ऑफ लॉ वेलफेयर स्टेट में इंपॉर्टेंस का. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लोकपाल का. व्हाट इज लोकपाल? ठीक है, लोकपाल का क्या स्टेप्स टेकन है इंडिया में, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल के क्या स्टेप्स हुए हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं यहाँ पे लोकपाल का मतलब समझने के लिए. द टर्म लोकपाल रेफर्स टू एन ओम्बड्समैन और एंटी करप्शन अथॉरिटी इन इंडिया. यानी कि लोकपाल एक ऐसी ऑफिस बनाया गया है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो एंटी करप्शन के लिए यानी कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया गया है. ठीक है, एक अथॉरिटी है. द लोकपाल इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी कि ये किसी से पे निर्भर नहीं है, ये अपने आप अपने हिसाब से काम इसका चलता है, इसकी रूलिंग इसकी फंक्शनिंग किसी पे निर्भर नहीं करती. that investigates allegations of corruption against public officials and government functionaries. ये बेसिकली जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, अगर वो आर्बिट्रेरी एक्शंस करते हैं या फिर वो कुछ घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं या फिर किसी काम के लिए भी वो अगर अकाउंटेबल हैं और वो नहीं कर रहे हैं उसको सही तरीके से, तो लोकपाल यही उन चीज़ों को, उन पब्लिक ऑफिशियल्स को, उन गवर्नमेंट एजेंसीज को एकदम सही तरीके से जज करता है, उनको एनालाइज करता है, उनको डीपली एग्जामिन करता है, उन्हीं का ख्याल रखता है और पब्लिक में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है. The concept of Lokpal is aimed at promoting transparency and accountability in government affairs with the authority to probe and take action against corruption at various levels. Okay? Steps taken in India regarding the appointment of Lokpal. यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहला स्टेप है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. द लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 provides the legal framework for the establishment of the lokpal at the central level and lokayuktas at the state level. जो लोकपाल है वो सेंट्रल लेवल के होते हैं और जो लोकायुक्तास होते हैं वो स्टेट लेवल के होते हैं. The act was passed by the Parliament of India and received the President's assent on 1st January 2014. ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने भी अपनी जो है रजामंदी दे दी थी 1 जनवरी 2014 को. सेकंड पॉइंट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकपाल. द लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि ये एक या दो मेंबर नहीं है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है, कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स विद अ डाइवर्स कॉम्पोजिशन. यानी कि ये 8 लोगों का मैक्सिमम हो सकता है लोकपाल की जो पूरी गवर्नमेंट में एक अथॉरिटी बनाई गई है, विद अ डाइवर्स कॉम्पोजिशन इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स. यानी कि इसमें जरूरी नहीं है कि एक तरीके के लोग आए, जरूरी क्या इसमें मैंडेटरी है कि ये एक डाइवर्स तरह के लोगों को मिश्रण करते हुए इस अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया जाए, जिसमें कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों तरह के लोग शामिल होते हैं. थर्ड पॉइंट है हमारा सिलेक्शन कमिटी. द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इन्वॉल्व्स अ हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी. एक बहुत ही हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी चाहिए इन लोकपाल्स को अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि लोकपाल जो है एक सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी है. द कमिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ओके, एंड इंक्लूड्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा, the leader of opposition in Lok Sabha, the Chief Justice of India, or a sitting Supreme Court judge nominated by the Chief Justice and an eminent jurist nominated by the President.
यानी कि एक जुरिस्ट जो आएगा वो प्रेसिडेंट खुद बोलेगा कि आपको मैं इनको नॉमिनेट करता हूं, आपको इन्हें शामिल करना होगा। एक जो मेंबर होंगे वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद हो सकते हैं या फिर वो खुद अपॉइंट करें एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को, वो होने चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर तो हमारे जो हैं वो चेयर करेंगे ही, यानी कि मेन जो इनके अथॉरिटी के मेंबर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो भी होने चाहिए, और जो अपोजिशन लीडर हैं ऑफ द लोकसभा वो भी इसमें शामिल होंगे। फोर्थ पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल। द लोकपाल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। जो ये सिलेक्शन कमेटी है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, तब जाके प्रेसिडेंट जो है इन लोकपाल को अपॉइंटमेंट देते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है जुरिस्डिक्शन। द लोकपाल हैज जुरिस्डिक्शन over all public servants, including the Prime Minister, except for those who are involved in matters of national security. However, the Lokpal can investigate allegations of corruption against Prime Minister once he or she demits office. यानी कि जब वो ऑफिस को पूरा छोड़ देंगे तब उसके बाद उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो लोकपाल कर सकता है एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी, जब पहले वो ऑफिस को त्याग दें। सिक्स्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। द लोकपाल हैज द अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शंस एंड कैन रिकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शंस इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। ओके, यहाँ पे सेवंथ पॉइंट आता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। The Lokpal and the Lokayuktas Act also provides for the protection of whistleblowers who report corruption. It prohibits any kind of victimization against whistleblowers. एट्थ पॉइंट आता है एसेट डिक्लेरेशन। पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर हाई लेवल ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द लोकपाल। यानी कि जितने भी उनके पास संपत्ति है, जिनके जितने भी उनके एसेट्स हैं या जिनकी जितनी भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो सारी लोकपाल के आगे, एक प्राइम मिनिस्टर तक को भी या कितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं कोई भी है, उनको लोकपाल के आगे सबमिट करना होता है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की हम डिक्लेरेशन देते हैं। नाइन्थ पॉइंट आता है लोकायुक्तास एट स्टेट लेवल। The act encourages the states to establish lokayuktas on similar lines at the state level to deal with corruption at the level. Okay? करप्शन उस लेवल पर डील करने के लिए जो स्टेट में हो रहा है, लोकायुक्तास को अपॉइंट करते हैं लोकपाल एक्ट के तहत। 10th पॉइंट आता है यहाँ पे डिलेज एंड चैलेंजेस। The implementation of the Lokpal and Lokayuktas Act faced delays and there were concerns about the selection process and the functioning of the institution. It took several years for the appointment of the first Lokpal in India. पहले लोकपाल के अपॉइंटमेंट होने में भी काफी सारे साल निकल गए थे, डिबेट्स एंड डिस्कशंस के चलते इस चीज में काफी ज्यादा डिले हुआ था। 11th पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्तास इन स्टेट्स। सम स्टेट्स इन इंडिया हैव टेकन स्टेप्स टू अपॉइंट लोकायुक्तास एट द स्टेट लेवल व्हाइल अदर्स हैव फेस्ड चैलेंजेस एंड डिलेज इन इंप्लीमेंटिंग सिमिलर एंटी करप्शन बॉडीज। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो एकदम से इस पे इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं कि लोकायुक्तास की हमने बॉडी पूरी फॉर्म कर दी है, वाइल कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटीज लोकायुक्तास को लेकर थोड़ी सी कह सकते हैं हम बिलो है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, तो वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले जाते हैं लोकायुक्तास के अपॉइंटमेंट कराने के लिए। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द लोकपाल इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, एम्ड एट एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जितना सुप्रीम लेवल आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तक के लेवल के करप्शन तक को जो देखता है ना, वो लोकपाल देखता है, क्योंकि ये एक ऐसी एम्बर्ड्समैन इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी है जो करप्शन को कहीं से भी बिल्कुल सहन नहीं होने देती, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो पूरे गवर्नमेंट में। While the legislative framework is in place, the effectiveness of the Lokpal in combating corruption depends on its proper functioning, the selection process, and the cooperation of various stakeholders. लोकपाल में जितनी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी तो एक तरीके से लेजिटिमेट वे में हो, इसलिए इसका प्रोसेस काफी ज्यादा क्रूशियल है। इसी वजह से इसके जो मेंबर्स हैं उनमें भी सभी तरह के डिक्लेरेशन और एसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और यानी हमारे प्रेसिडेंट तक का भी एसेंट लिया जाता है कि एक मेंबर वो नॉमिनेट करेंगे, एक मेंबर या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बनेंगे या खुद किसी सुप्रीम कोर्ट जज को वो नॉमिनेट करेंगे, और ये पूरी अथॉरिटी को चेयर कौन करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, ऐसे ये हमारे लोकपाल की अथॉरिटी की जो एम्बर्ड्समैन बॉडी है ये बनाई गई है। यहाँ पे इस टॉपिक को हमने खत्म करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, क्या इसकी नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। Delegated legislation refers to the process by which the legislative authority delegates its law-making power to another body. In this context, the primary legislation provides a framework or general principles, and a subordinate or delegated authority is given the authority to make detailed rules, regulations, or bylaws within the scope of defined by the primary legislation. Delegated legislation is also known as secondary or subordinate legislation. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपली ये है कि हम आपको कुछ मैटर्स में जो भी आपकी जुडिशियल पावर्स है या लॉ मेकिंग पावर्स है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हम अपनी तरफ से लॉज बनाने की आपको एक तरीके से हम पावर दे रहे हैं कि कुछ सर्टेन मैटर्स में कुछ गवर्नमेंट बॉडीज को लॉ मेकिंग पावर्स भी दे दी जाती हैं बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज। ओके,
इसी प्रोसेस को कहते हैं लेजिस्लेटेड लेजिस्लेशन। इसको हम सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेजिस्लेशन तो हमारे पार्लियामेंट में बहस होती है, उन चीज़ों से होता है, वहाँ से रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होते हैं। और कुछ कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके लिए हमारे अलग से अथॉरिटी मिल जाती है कुछ एजेंसीज को, वो भी उन चीज़ों पर लॉ बना सकते हैं सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर, ठीक है। नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस की बात कर ली जाए अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, तो फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सपर्टीज एंड टेक्निकलिटी। जितने भी हमारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो सब लोग हर एक चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं है, या कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो उनके सिर के ऊपर से भी जा सकती हैं। तो इस वजह से हमारी जो इनकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की इंपॉर्टेंस है पहले निकल के आती है, एक्सपर्टीज एंड टेक्निकलिटी। मैनी एरियाज ऑफ लॉ आर हाईली टेक्निकल एंड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है, जो कि हमारे एमपीज और एमएलएज में मुझे नहीं लगता कि है। Delegated legislation allows experts and administrative bodies to create detailed rules and regulations within their field of expertise. This ensures that the law is practical and relevant. अगर एक लॉ प्रैक्टिकल और रेलिवेंट हो तभी उस लॉ के फॉर्मेशन का कोई मतलब है। अगर वो या प्रैक्टिकली ना हो या रेलिवेंट ना हो तो वो एक टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी आता है हमारा सेकंड पॉइंट। Delegated legislation allows for the quick and efficient adjustment of laws to changing circumstances. In a rapidly evolving society, this flexibility is crucial to address emerging issues without the need of the time-consuming and often impractical primary legislation. Okay? थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है हमारा efficiency in lawmaking. The legislative process of passing primary legislation can be time-consuming and resource-intensive. यानी कि हमारा जो प्राइमरी जो प्रोसेस चलता था, अभी तक भी चल रहा है वैसे वो, लेकिन वो जब वहाँ पे लॉज मेकिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कंसेंट लिए जाते हैं, 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट कुछ ऐसे सपोज कंडीशन रख दी है, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी तो आपका लॉ पास नहीं होगा। जो जितनी भी आपकी कंडीशन है जब फुलफिल होंगी इतने में टाइम निकलता जाएगा। उससे अच्छा है कि आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रोसेस फॉलो करो और किसी एक अथॉरिटी को एक ऑटोनॉमी दे दो कि आप इन सब्जेक्ट मैटर्स में लॉज खुद बना लीजिए। दिस फ्लेक्सिबिलिटी ओके। Delegated legislation streamlines the law-making process, enabling a quicker response to issue and reducing the burden on the legislature. यहाँ भी बर्डन ही रिड्यूस करने की एक कोशिश की गई है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के प्रोसेस की वजह से, जो कि हमारी एफिशिएंसी लेकर आती है लॉ मेकिंग में। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। Primary legislation often lays broad policy objectives, leaving the details to be worked out through delegated legislation. This ensures that policies are effectively implemented as administrative bodies can tailor rules to fit specific contexts. ओके तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब इम्प्लीमेंटेशन एक डेलीगेटेड लेजिस्लेटेड बॉडी बनाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस और रेलिवेंट तरीके से एक लॉ को बनाया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है स्पेशलाइजेशन। Certain matters require specialized knowledge and constant attention. Delegated legislation allows regulatory body, experts, and professionals to create and update rules in response to changing circumstances without the need for डायरेक्ट पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट। जो हमने बात करी थी कि हमारे राज्यसभा और लोकसभा में बहस होगी पहले, या उनका डिस्कशन जब तक खत्म नहीं होता, कोई राय बाद में निकल के नहीं आती है, स्पीकर कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, रूल पास नहीं होता है, कंसेंट नहीं मिलता है, तब तक वो रूल बनेगा नहीं। इसलिए स्पेशलाइजेशन भी उनको नहीं पता, तो वो रेलिवेंसी उसकी बहुत कम हो जाती है उस लॉ की। यहीं पे स्पेशलाइजेशन का पॉइंट हमारा काम आता है। सिक्स पॉइंट आता है लोकलाइज्ड रेगुलेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑफन यूज्ड टू एड्रेस रीजनल और लोकल वेरिएशंस. It allows for the creation of the rules that can be customized for specific geographical areas or industries, recognizing the diversity within a legal system. यहाँ पर जो localized regulation है वो basically कुछ एक particular geographic region को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है, या फिर कोई industries हैं particular type के sector की, उनको देखते हुए बनाए जा सकते हैं कुछ laws। तो वो चीज़ें जो है delegated legislation के थ्रू अगर बने वो laws तो ज़्यादा beneficial होंगे, ज़्यादा relevant होंगे। ये चीज़ यहाँ पे localized regulation में आपको लिखनी है। सेवंथ पॉइंट आता है public consultation. Although not always mandatory, delegated legislation can involve public consultation, यानी कि पब्लिक की राय भी ली जा सकती है लॉज बनाते हुए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइम पे। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टाइम पर ऐसा हो सकता है कि पब्लिक की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं, उनकी जो भी राय है, वो लेकर ही लॉ को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया जाए। एट्थ पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन। द डेलीगेटेड delegation of law making powers allows legislatures to focus on crucial and overarching policy decisions, leaving the detailed and technical aspects to administrative bodies. This efficient use of resources is especially important in complex and multifaceted legal systems. Okay, यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन काफी अच्छा और एफिशिएंट मैनर में हो जाता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू लॉज बनाती हैं। इमरजेंसी पावर का पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द गवर्नमेंट्स टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली टू इमरजेंसीज और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. इट अलाउज फॉर द इशुएंस ऑफ रेगुलेशंस विदाउट द डिलेज एंड एसोसिएटेड विद द नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। यहाँ पे 10th पॉइंट आता है हमारा पार्लियामेंट्री ओवरसाइट।
While the authority to make delegated legislation is granted to other bodies, parliamentary oversight is often maintained. Parliament can set the framework, establish limits, and reserve the right to annul or amend delegated legislation. Okay? यहाँ पे पार्लियामेंट खुद भी उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सकती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि वो सुप्रीम एक स्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से हमारे जो प्राइमरी लॉ मेकिंग जो स्ट्रक्चर है, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो प्रोसेस है, वो सबसे सुप्रीम है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू ही बनाया गया है। और लेकिन जो सेकेंडरी फ्रेमवर्क के थ्रू बन रहा है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, उस पर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट यानी कि वो अपनी निगाह भी रख सकते हैं। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस, यहाँ पे कंक्लूजन आता है हमारा, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर, lack of democratic accountability, and the need for proper safeguard to ensure that delegated authorities stay within the bounds set by the primary legislation. Balancing the necessity and importance of delegated legislation with appropriate checks and balances is crucial for a well-functioning legal system. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू आपने रूल्स तो बनवा लिए, लेकिन वो रूल्स किसी की पावर को एब्यूज करते हुए बना रहा है कोई, उस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना होगा। इस चीज़ को फायदा तो काफ़ी है कि हमारा टाइम बच रहा है और एक रेलिवेंट लॉ बन रहा है, लेकिन ये लॉ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट ना कर रहा हो, इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना होगा। यहाँ पे कुछ एक और टॉपिक आता है कि रीजन क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के डेवलपमेंट के, ठीक है, यहाँ पे क्या रीजंस निकल के आए हैं जिस वजह से वो यहाँ पे डेवलप हुए हैं इतने ज्यादा। तो इसमें भी वही चीज आती है, पहला पॉइंट आपका एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन, सेकंड एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड आपका टाइम एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, फोर्थ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, फिफ्थ लोकल वेरिएशंस। यही पॉइंट आपके रिपीट होंगे, क्वेश्चन आ सकता है यही घुमा फिरा के, पॉइंट्स आपके वही रहेंगे, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। क्या मतलब है कि आपके जो प्राइमरी लेजिस्लेशन प्रोसेस था वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, लेकिन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसको पार्लियामेंट खुद कंसेंट देता है कि हम स्पेसिफिक लॉज को, स्पेसिफिक गवर्नमेंट एजेंसीज को हम पावर दे रहे हैं कि ये इस तरीके के लॉज आप बना सकते हो, हम इस तरीके की पावर शेयर कर रहे हैं आपके साथ। जिसमें कि एक पॉइंट बस आपको याद रखना है कि इनका अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट है वो करवा सकता है कभी भी। यहाँ पे रीजंस में हमारे इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक कंसल्टेशन, टेक्निकल अमेंडमेंट्स, ये सब आ जाते हैं। एक और टॉपिक यहाँ पे निकल के आया है, जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जुडिशियल कंट्रोल क्या आता है? जुडिशियल कंट्रोल इज इसेंशियल टू एंश्योर दैट delegated legislation stays within the bounds set by the enabling act and respects constitutional principles. Several mechanisms exist for the judicial control of delegated legislation. यानी कि ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू जो लॉ बने गए हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हों, उनके फ्रेमवर्क्स के थ्रू ही चल रहे हों, किसी भी तरह के आर्बिट्रेरी तरीके से ये ना बनाए गए हों, इन चीज़ों का ध्यान रखता है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पे सेवरल मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस करेंगे अब जुडिशियल कंट्रोल में कि कैसे कंट्रोल किया जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, वो है पहला अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन। वायर्स की स्पेलिंग है VIRES। अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन क्या कहती है? द कोर्ट्स कैन डिक्लेयर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायर्स, यानी कि बियॉन्ड द लीगल पावर इफ इट एग्जिट्स द अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द एनेबलिंग एक्ट। अगर यहाँ पे अथॉरिटी के पास जितनी पावर थी वो उससे लिमिट से ज्यादा बड़ा एक लॉ बना देती है कि जहाँ पे आपका स्कोप ही नहीं है, आपकी जहाँ जिस एरिया में सेक्टर में आपकी अथॉरिटी नहीं है गवर्न करने की, आप उस सेक्टर में भी अगर लॉ बना देते हो तो यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन आ जाती है जुडिशियल कंट्रोल के अंदर, जो कि आपके लॉ को एक तरीके से वापस एक जुडिशियल रिव्यू करती है। कोर्ट्स एंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज स्टे विद इन द स्कोप ऑफ पावर्स डेलीगेटेड टू देम। ये कोर्ट्स खुद एक चीज का ख्याल रखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं जितनी भी, वो सारी अपनी पावर्स के अंदर के स्कोप में रहते हुए ही सारा काम करें। सेकंड पॉइंट है प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी। जुडिशियल रिव्यू में बी अप्लाइड इफ देयर आर प्रोसीजरल irregularities in the making of delegated legislation। अगर कुछ प्रोसीजरल irregularities आई हैं तो इसका जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी के पॉइंट के अंदर आएगा। दिस इंक्लूड्स फेलियर टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स और इग्नोरिंग इसेंशियल कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा अनरीजनेबलनेस एंड इरेशनलिटी। कोर्ट्स कैन इंटरवीन इफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज डीम्ड अनरीजनेबल और इरेशनल। अगर यहाँ पे किसी तरीके का भेदभाव हो रहा है या किस तरीके का रिसोर्स एलोकेशन में कोई घपला हो रहा है, किसी तरीके का यहाँ पे मानहानि कुछ हो रही है, यहाँ पे कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा है, तो जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इसमें अपने इंटरवीन कर सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर के मैटर्स को भी। भले ही वो लॉज बनाने की पावर डेलीगेटरी लेजिस्लेशन के थ्रू हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को दे दी है, लेकिन वो लॉ से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, भले ही वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही वो कोई मेंबर है, भले ही वो कोई मिनिस्टर है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ आता है हमारा फोर्थ पॉइंट।
Judicial control extends to correcting legal errors in delegated legislation. If the law is misinterpreted or applied incorrectly, the courts can intervene to rectify the mistake. ओके यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक आ जाती है लॉ बनाने के बाद कि ये चीज़ आपकी गलत है, इसको हम एप्लीकेशन जो हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है ये लॉ बनने के बाद किसी चीज़ का, तब जो कोर्ट है वो वापस इंटरवीन करके उस चीज़ को वापस जस्टिफिकेशन देने के लिए उसको रेक्टिफाई करवा सकती है. फिफ्थ पॉइंट आता है सब डेलीगेशन. कोर्ट्स एंश्योर द पावर to make delegated legislation is not sub-delegated without proper authorization. From the enabling act, sub-delegation can lead to an excessive delegation of powers which the courts may find objectionable. Okay. Sixth point आता है human rights and constitutionality. Judicial review can be invoked if delegated legislation infringes upon fundamental rights or is incompatible with constitutional provisions. The courts ensure that the rule of law and constitutional principles are upheld. समझ गए होंगे आप बात के कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर रखते हुए ही सारी चीजें काम कर रही हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वर्क कर रही है. इस चीज का ध्यान कौन रखता है? हमारे कोर्ट्स रखते हैं. सेवंथ पॉइंट आता है जुडिशियल रिव्यू में रेमेडीज. कोर्ट्स कैन प्रोवाइड रेमेडीज सच एज क्वाशिंग, नलिफाइंग और स्ट्राइक डाउन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दैट इज फाउंड टू बी अनलॉफुल. अगर कोई अनलॉफुल तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लॉ बनता है तो उसको नलिफाई भी कर सकता है कोर्ट. ऐसा नहीं है कि वो लॉ बन गया है तो वो हमेशा रहेगा, उसका तरीका सही होना चाहिए, उसको एक विद इन सर्टेन फ्रेमवर्क में रहकर ही काम करना होगा. दिस एंश्योर्स दैट इम्प्रॉपर रेगुलेशंस डू नॉट हैव लीगल इफेक्ट. यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आता है कि जुडिशियल कंट्रोल एक्ट्स एज अ क्रूशियल चेक ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. क्रूशियल चेक है क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जुडिशियल कंट्रोल ही तो है इंडिया में. जो कोर्ट है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो अगर जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से तो एक पावर का अब्यूज होना बहुत स्वाभाविक है. यहाँ पे जो सेफ गार्डिंग होती है अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर, एंश्योरिंग एडहेरेंस टू लीगल प्रिंसिपल्स एंड मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी ग्रांटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एंड द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड लीगलिटी इन द रूल मेकिंग प्रोसेस. एक एग्जांपल देता हूं मैं छोटा सा, जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि यहाँ पे जैसे कि सपोज हमारी पुलिस है, उसको अगर एनकाउंटर करना है तो उसके सर्टेन फ्रेमवर्क होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि आप एनकाउंटर ऐसे ही कर दोगे या कोई गिल्टी पाया गया है उसको पहले गिल्टी पाओगे, या वो जब उसके सबूत आप पेश करोगे, उसकी पेशी होगी, उसका अगर कोई ऐसा ऑब्सीन क्राइम है तो आप करोगे, तो वो चीज़ अगर सर्टेन फ्रेमवर्क के अंदर है तो ठीक है. लेकिन अगर किसी ने, इंस्पेक्टर ने यूं ही दिखा दिया, जैसे रोहित शेट्टी की फिल्मों में सिंघम कोई भी बनना चाहे यूं ही बिना बात का, और किसी को अगर वो एनकाउंटर के तहत मार दे और बाद में वो निर्दोष पाया जाए, फिर उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी? फिर उसके बाद यही होगा कि उसके ऊपर इंक्वायरी होगी. तो ये जो इंक्वायरी आई, ये जुडिशियल कंट्रोल के आ गई, आपकी रेमेडीज आ गई. और जो ये आपके एनकाउंटर आपने ऐसे ही कर दिया, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर आ गया कि आपके जज कह देता है कि नहीं भैया, मैं आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अथॉरिटी दे रहा हूँ, आप किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हो. तो वो चीज़ इलेजिटिमेट ना हो, इस तरीके का ध्यान रखता है हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है. सेवंथ यहाँ पे टॉपिक आता है एक रिट ऑफ मैंडेमस. सारे भी जो रिट्स प्रोवाइड हुए हैं वो कोर्ट के थ्रू, जुडिशियल सिस्टम के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए थे. बेसिकली यहाँ पे रिट ऑफ मैंडेमस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब्जेक्ट में. तो रिट ऑफ मैंडेमस क्या कहता है? द रिट ऑफ मैंडेमस इज अ लीगल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर दैट कमांड्स अ पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट अथॉरिटी और लोअर कोर्ट टू परफॉर्म अ ड्यूटी दैट फॉल्स विद इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. Mandamus is issued to ensure that the public authorities fulfill their legal obligation and duties. The decision to issue a writ of mandamus is typically based on specific grounds that demonstrate a failure to perform a legal duty. कोई यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अगर उनका काम नहीं कर रहे हैं तो आप किसके पास जाओगे? ऐसा तो नहीं है कि आप पुलिस के पास जाके सीधा कंप्लेंट कर दोगे कि ये हमारे दफ्तर में ये बाबूजी बैठे हैं, इनको गिरफ्तार कर लीजिए. ऐसे कोई काम नहीं करेगा. पुलिस वाला भी आपके ऊपर हंसेगा, कि वो बोलेगा कि ये क्या तरीका, ये कोई केस थोड़ी है. वो उससे उल्टा बात करके, अगर वो उससे ऊपर हायर अथॉरिटी का हुआ तो पुलिस वाला तो उल्टा वैसे ही उसकी जय जय करके वो दोनों मिल जाएंगे और आप बीच में फंसते रहोगे और आपका काम कुछ होगा नहीं. इस चीज पे रिट ऑफ मैंडेमस कोर्ट ने प्रोवाइड करी है, जो कि आपको ये अथॉरिटी देता है. आप कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कर सकते हो कि कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको सही तरीके से आपका काम नहीं हो रहा है, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट में आके अपना केस फाइल कर सकते हो. और रिट ऑफ मैंडेमस के तहत उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को या फिर उस गवर्नमेंट बॉडी को अपना काम, अपनी ड्यूटीज जो हैं सरकार की तहत जो मिली हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में उसको दी गई हैं कि आपको ये सर्टेन ड्यूटीज हैं, वो ऑब्लिगेशन की तरह फुलफिल करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी रहेगी. वो किसी भी तरह से अपने काम से बच नहीं सकता है. यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर रिट ऑफ मैंडेमस जो है इशू की जाती है. पहला ग्राउंड आपका आता है फेलियर टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी. On the primary grounds of issuing a writ of mandamus is the failure of public authority or official to perform a legal duty that is clearly defined and mandated by the law. एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देना चाहें तो हुसैन नारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 एक लैंडमार्क केस है. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ रिट ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु हैव बीन जेल्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट अ स्पीडी ट्रायल. यहाँ पे कुछ कैदी थे जिनको अंडर ट्रायल रख लिया था
और बिना किसी स्पीडी ट्रायल के उनको वैसे ही अपने अंदर जेल में बंद कर रखा था। तो रिट ऑफ मैंडेमस यहाँ पे इस केस में लगाई गई थी। द कोर्ट हेल्ड द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट एंड द स्टेट हैड द ड्यूटी टू एंश्योर इट्स एनफोर्समेंट। अगर आपको उनका ट्रायल बढ़ाना था तो आपको एक स्पीडी ट्रायल दोबारा लगाना चाहिए था, जिस वजह से जो प्रिजनर्स हैं वो एक लेजिटिमेट वे में अगर जेल में रहें तो ठीक है, नहीं तो ये तो एक एब्यूज ऑफ पावर की तरह ही माना गया था। सेकेंड पॉइंट आता है एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। मैंडेमस में बी issued when there is an abuse of discretionary powers by a public authority. If a decision is arbitrary, capricious or made without following established procedures, the court may intervene. यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, एक लैंडमार्क केस है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 1986. The Supreme Court of India in this case held that the court could issue a writ of mandamus to correct an arbitrary or unreasonable exercise of discretion by the public authorities. थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। मैंडेमस कैन बी सॉट व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड द एग्रीवेटेड पार्टी हैज नो अदर एडिक्वेट लीगल रेमेडी। वही बात आती है कि जब आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं बचती है तो रिट ऑफ मैंडेमस वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स के अंदर भी आपके इशू करवाई जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मिलिंद एंड अदर्स 2001। इस केस में क्या हुआ था? द बॉम्बे हाई कोर्ट इशूड अ रिट ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय प्रोवाइडिंग adequate police protection to the petitioners who were facing threats to their lives. यहाँ पे कुछ petitioners थे जिनको उनके जान के खतरा होने का भी एक खतरा पैदा हो गया था, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो फिर जिस वजह से उनको जे रिट ऑफ मैंडेमस इशू करी गई थी पुलिस को, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे थे। फोर्थ पॉइंट आता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। When a public authority fails to fulfill a statutory duty imposed by law, mandamus can be issued to compel compliance. Example, RV Inland Revenue Commissioners ex parte National Federation of Self-Employed and Small Business Limited 1982. क्या हुआ था इस केस में? द यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स इशूड अ रिट ऑफ मैंडेमस टू कंपेल द इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स टू परफॉर्म देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू पब्लिश गाइडलाइंस फॉर द टैक्स अपील ट्रिब्यूनल। ओके, यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड कुछ काम जो है वो अटके हुए थे, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर रिट ऑफ मैंडेमस लगा दी गई थी यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और फिर उनको जो है गाइडलाइंस दी गई थी कि अपील किया गया था ट्रिब्यूनल का कि आप अपना जो है रेवेन्यू कमिश्नर्स को परफॉर्म करने का आदेश दिया गया था अपनी ड्यूटीज को। फिफ्थ पॉइंट आता है डिले एंड लैशेस। मैंडेमस में बी इशूड टू कंपेल एक्शंस व्हेन देयर इन एन अनरीजनेबल डिले, जब होता है जब किसी भी तरीके का गवर्नमेंट बॉडीज में कि आपका काम होगा लेकिन वो टाले जा रहे हैं कि अगले हफ्ते आना, अगले महीने आना, अगले साल आना, काफ़ी टाइम बीत जाता है और आपका काम जो है वो हो जाना चाहिए एक सर्टेन लिमिट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उस टाइम पे भी आप रिट ऑफ मैंडेमस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल केस आता है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज भीलालाल भाई 1964। क्या हुआ था इस केस में? इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट अनड्यू डिले इन द डिस्पोजल ऑफ अ केस could be ground for the issuance of writ of mandamus. Okay, sixth point आता है non compliance with administrative procedures. If a public authority fails to follow prescribed administrative procedures, mandamus may be issued to ensure adherence due process. यहाँ पे अगर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, उसके टाइम पे भी आप रिट ऑफ मैंडेमस कर सकते हो कि आप काम जो कर रहे हो वो एक प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत ही करोगे, आप अपनी मनमानी से आपके पावर एब्यूज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल आता है यहाँ पे बॉम्बे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी वर्सेज घनश्याम दास गुप्ता, जिसमें द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस केस emphasized that mandamus could be issued to compel a public authority to adhere the principles of national justice and procedural fairness. सेवंथ पॉइंट आता है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट। मैंडेमस कैन बी इशूड इन केसेस वेयर फेलियर टू परफॉर्म अ ड्यूटी एडवर्सली अफेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट और वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस होती है जहाँ पे गवर्नेंस एक जो गवर्नमेंट है अपना काम कर रही है, पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रही है, उनके वेलफेयर के लिए कर रही है, टाइमली कर रही है, एफिशिएंटली कर रही है, और बिल्कुल उनका फेयर एंड जस्टिस मिल रहा है उन पब्लिक को। एग्जाम्पल है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996। The Supreme Court of India issued a writ of mandamus directing the closure of industries causing pollution in the interest of public health and the environment. Okay, कंक्लूजन यहाँ पे आता है हमारा दीज ग्राउंड्स फॉर इशूइंग द रिट ऑफ मैंडेमस रिफ्लेक्ट द कोर्ट्स रोल इन एंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए रिट ऑफ मैंडेमस यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो रिट ऑफ हीबस कॉर्पस भी एक रिट है, और भी कई सारे रिट ऑफ सर्शियोरी और मैंडेमस और एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताई हैं, ऐसे ही और भी रिट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम रिट ऑफ मैंडेमस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम लॉ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है,
the availability of mandamus as a remedy is crucial in holding public officials and bodies accountable for their actions and inactions. कोई अगर एक्शंस लिए हैं गवर्नमेंट बॉडीज ने या फिर कोई एक्शंस नहीं भी लिए हैं, उन दोनों के लिए गवर्नमेंट बॉडी अकाउंटेबल होनी चाहिए ना। आप कहाँ पे जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, तो उसके लिए आप जो रिट लगाएंगे वो रिट ऑफ मैंडेमस है, जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, किसी कंज्यूमर राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर लोकपाल का क्वेश्चन फिर से आ गया है कि लोकपाल के आपके क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। तो लोकपाल के बारे में मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। लोकपाल जो है एक ओम्बड्समैन है, एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है इंडिया में। ओके, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्रिएटेड किस लिए करी गई थी, इन्वेस्टिगेट एंड एड्रेस द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज। ठीक है, द लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 बनाया गया था, एस्टेब्लिश हुआ था, जिसकी जो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी वो 1 जनवरी 2014 को मिल गई थी हमारे 2014 में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोकपाल इज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्बैट करप्शन विद इन द गवर्नमेंट। ये है। ठीक है, यहाँ पे हम मेरिट्स के बारे में देख लें तो एंटी करप्शन मेजर फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है, एंटी करप्शन मेजर। द लोकपाल इज डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन विद अ स्पेसिफिक मैंडेट टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट केसेस ऑफ करप्शन। It strengthens the fight against corruption by providing a specialized and independent mechanism. Okay, सेकंड पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस। ये भी इसका मेरिट निकल के आया है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी से निर्भर नहीं करता, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। लोकपाल बॉडी जो है, द लोकपाल ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ensuring autonomy in its functioning. This independence is crucial for its effectiveness in investigating corruption allegations without external influence. Okay, थर्ड पॉइंट आता है हाई लेवल अकाउंटेबिलिटी। द लोकपाल इज authorized to investigate complaints against high level officials including prime minister and members of parliament। इतने बड़े लेवल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर हमारे सीधा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी अकाउंटेबल रहना है, तो वो कौन उस चीज का ध्यान रखेगा, वो हमारा लोकपाल एक्ट 2013 करेगा। दिस एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट आता है टाइमली इन्वेस्टिगेशंस, यहाँ का मेरिट। द लोकपाल इज डिजाइन टू एक्सपीडिएट द इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस, प्रोवाइडिंग फॉर time bound inquiry into corruption allegations. These helps in ensuring timely justice and preventing prolonged delays. Okay, fifth point आता है public participation. The Lokpal Act encourages public participation by allowing citizens to file complaints against public officials suspected of corruption. This enhances transparency and involves the public in the fight against corruption. जनता भी अगर करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाना चाहती है तो वो लोकपाल एक्ट के तहत उठा सकती है। यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन मेरिट्स तो हमने पढ़ लिया। कुछ डीमेरिट्स अगर कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे? डीमेरिट्स में हमारा पहला पॉइंट आता है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। The Lokpal's jurisdiction is limited to specific categories of public officials. Some argue that its scope should be expanded to include private entities and NGOs which can also be involved in corrupt practices. यहाँ पर हमारे जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो MNCs कंपनी है या फिर जो NGOs हैं, उनको हम लोकपाल एक्ट के अंदर अभी तक नहीं लिया है। तो कुछ हमारे जुरिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं इस डीमेरिट के तहत, इसमें लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के पॉइंट को, कि हमारे लोकपाल में इन लोगों को भी अंदर ले लिया जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से इनका भी जो है एनालिसिस कर सकते हैं, करप्शन किस लेवल पे कहाँ कहाँ हो रहा है। सेकंड आता है challenges in appointment. The appointment process for the Lokpal members and the chairperson has been faced delays and challenges. Ensuring a timely and transparent appointment process is crucial for the effectiveness of the institution. यहाँ पे appointment जो भी members के लोकपाल में होते हैं वो होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है और वो ट्रांसपेरेंट भी थोड़ा और हो, ये jurists क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को। थर्ड आता है पोटेंशियल फॉर मिसयूज। यहाँ पे देयर इज अ कंसर्न दैट द लोकपाल लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन कुड बी सब्जेक्ट टू मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पर्पसेस। सेफगार्ड्स एंड चेक्स आर नेसेसरी टू प्रिवेंट द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बिकमिंग अ टूल फॉर पॉलिटिकल वेंडिटास। यानी कि ये पॉलिटिकल मैटर्स में एक अलग तरीके से, यानी कुछ एडवांटेज ना मिल जाए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल लीडर को, उस तरीके से यूज भी इसका किया जा सकता है। ये भी एक डिमेरिट है और ऐसा होना नहीं चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। फोर्थ पॉइंट आता है ओवरबर्डन जुडिशरी। The reliance on the judiciary for certain aspects of the Lokpal's functioning, such as the appointment process, may put additional burdens on already overburdened judicial system. यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है या कोई और अदर फंक्शंस हैं, कुछ कुछ लिमिटेड फंक्शंस जो दिए गए हैं, वो भी जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ही हमने अभी छोड़े हुए हैं, तो जिस वजह से और डिले हो जाता है और बर्डन बढ़ता है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। तो ये पॉइंट भी ओवरबर्डन जुडिशरी एक डिमेरिट है लोकपाल का। फिफ्थ पॉइंट आता है नीड फॉर कोऑर्डिनेशन विद अदर बॉडीज। जो लोकपाल है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अदर बॉडीज के साथ, इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, अगर वो कोऑर्डिनेट करके चले। लेकिन इंश्योरिंग सीमलेस कोलैबोरेशन एंड अवॉइडिंग जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स इज एसेंशियल। ठीक है, सिक्स पॉइंट आता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। While the Lokpal Act provides for the protection of whistleblowers, ensuring their safety and preventing retaliation requires continuous efforts. Strengthening whistleblowers protection mechanism is crucial for encouraging individuals to come forward with information. Okay, यहाँ पे विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? जो कुछ एक छुपी हुई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं
किसी पर्सन के लिए उनकी प्रोटेक्शन करवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको जान का खतरा भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी इसमें प्रोटेक्शन, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये भी एक डिमेरिट का हमने देखा है। और एक सेवंथ और लास्ट पॉइंट आता है डिमेरिट ऑफ लोकपाल में, पब्लिक अवेयरनेस। देयर इज अ नीड फॉर द ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द लोकपाल एंड इट्स फंक्शंस। मेनी सिटीजंस मे नॉट बी fully aware of the institution's role and how to use it to address corruption issues। ये इसके कुछ प्रोसेस जो भी हैं वो इतने ज़्यादा एक्सेसिबल पब्लिक नॉर्मल जनता को नहीं होते हैं कि करप्शन के खिलाफ हमें आवाज़ उठाने का मन है, लेकिन हम कैसे उठाएं, कहाँ पे हम जाएं, किस दफ्तर में आवाज़ लगाएं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें और डिटेल में पता होगा तो ये और अच्छा होगा। इसलिए ये भी एक डिमेरिट निकल के आया है। अब हम रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में देखें तो एज ऑफ द नॉलेज अपडेट इन, ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द रिसेंट एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट मे नॉट बी अवेलेबल। ओके, तो रिसेंट चेंजेस अमेंडमेंट्स और न्यू एक्ट्स रिलेटेड टू लोकपाल कुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टाइमली लेटली, और भी कुछ हो सकते हैं। तो इसके बाद भी आप अगर कुछ पढ़ना चाहें लोकपाल के बारे में तो वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। मॉडर्न एरा में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ कैसे देखा जाता है, इसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम इस मॉडर्न एरा में इसकी ग्रोथ कैसे देखते हो आप, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन मॉडर्न एरा कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर्स ड्रिवन बाय द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कंटेम्पररी गवर्नेंस, द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स रोल्स एंड द नीड फॉर द इफेक्टिव रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। हियर आर सम की रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कुछ रीजंस हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। पहला है एक्सपेंशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। क्या होता है इसमें? द मॉडर्न एरा हैज विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट मार्क्ड बाय द क्रिएशन ऑफ न्यूमरस रेगुलेटरी एजेंसीज एंड बॉडीज टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। दीज एजेंसीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। यहाँ पर कई तरह के टेक्नोलॉजिकल आज चेंज आ गए हैं, इकोनॉमिक चेंज आया है हमारे देश में, ठीक है, सोशोलॉजिकल चेंज आया है। इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में, जिस वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी यहाँ पे ग्रोथ देखी हमने मॉडर्न एरा में। सेकंड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैव लेड टू complex challenges that require specialized knowledge for effective regulation। कुछ एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी ऑफिशियल्स के पास, जिसकी वजह से हमारे लॉज जो हैं वो टाइमली अमेंड होते रहें, इवॉल्व होते रहें और डायनेमिक नेचर को एक तरीके से रेगुलेट करते रहें। Administrative agencies are often better equipped to deal with these interests, resulting in the need for the development of administrative law। थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। Many modern regulatory issues require specialized knowledge and expertise। Administrative agencies staffed by professionals and experts in specific fields are better equipped to make informed decisions on complex matters, necessitating the growth of administrative law to regulate these bodies। ओके, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज भी हमारे प्रोफेशनल्स में स्पेसिफिक फील्ड्स यहाँ पे हुई है, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक एक्सपेंशन देखा गया है। फोर्थ आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। एज द स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ हैज इंक्रीज। जो हमारे स्टेट्स यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट का है रोल है, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में भी उनका रोल थोड़ा सा बढ़ गया है कि हम यूपीआई का भी आज यूज करते हैं, तो वो यूपीआई एक गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होते हुए आरबीआई फंक्शन करती है, तब जाके एक ट्रांजैक्शन फॉलो होता है बैंक के थ्रू, ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हो। तो इस वजह से रेगुलेटरी डिसीजंस जो है हमारे देखे गए हैं। और यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स तो आप जानते ही हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो लॉफुल हों, फेयर हों, जस्टिसेबल हों, ये सब चीज़ें देखता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारे। फिफ्थ पॉइंट रेगुलेटरी लेजिस्लेशन होता है कि द प्रोलिफरेशन ऑफ रेगुलेटरी डिसीजंस addressing a wide range of issues has contributed to the growth of administrative law। These statutes empower administrative agencies to create rules and regulations, thereby expanding the scope of administrative law। ठीक है, यहाँ पर वही हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पॉइंट भी हम देख सकते हैं कि काफी सारी एजेंसीज जो हैं खुद क्रिएट कर लेती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक्सपेंशन हम स्कोप जो है एक्सपेंड हुआ है हमारे मॉडर्न एरा में। सिक्स पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्लोबलाइजेशन has led to an increased need for regulation in the areas such as trade, environment protection, and human rights। Administrative law has evolved to address these international and transnational issues, creating mechanism for cooperation and coordination among administrative bodies from different jurisdictions। काफ़ी सारे देशों में हमारी ट्रेड चलती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता है और कुछ तरीके के डिस्कशंस भी होते हैं दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, डिफरेंट स्टेट्स से, डिफरेंट कंट्रीज से ग्लोबली, जिस वजह से हमारा जो इसका एक्सपेंशन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो देखा गया है। सेवंथ पॉइंट आता है इंक्रीज्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन। मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज emphasizes the importance of public participation in decision making process। Administrative law has adapted to include mechanism for public input and review, ensuring that administrative decisions reflect democratic principles। Okay, eighth point आता है judicial review and accountability। With the growth of administrative agencies, the role of judicial review has become more significant। Administrative law provides the framework for courts to review administrative decisions, ensuring accountability, legality, and fairness in the exercise of administrative powers। Okay, ninth point आता है हमारा protection of public interest। Administrative law provides
plays a crucial role in protecting public interest by holding administrative body accountable for their actions. It ensures that administrative decisions are in line with the broader public good and prevent arbitrary or capricious exercise of power. यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो किसी तरीके का आर्बिट्रेरी तरीके से उसको पावर अब्यूज तो नहीं कर रही है, या जो गवर्नमेंट है उसकी बॉडीज हैं, जो एजेंसीज हैं वो पब्लिक के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक्सपेंशन हुआ है। 10th और लास्ट पॉइंट आता है हमारा एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स। ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स हैज लेड टू द creation of administrative agencies tasked with addressing issues such as environmental protection, consumer rights, and workplace safety. Administrative law has expanded to regulate these areas comprehensively. आज के टाइम में हमारे मिनिमम वेज लॉ हो गए हैं, ठीक है, हमारे कुछ कंज्यूमर राइट्स हैं जिनके बारे में अवेयरनेस आई है, हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स कुछ आए हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस मिली है। इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिल रही है क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। इसलिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर सोसाइटल कंसर्न्स, जैसे कि आज के लोगों में थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है कि पहले के मुताबिक अब जो नई जो जनरेशन है वो दहेज प्रथा के लिए भी थोड़ा सा अब मन उनका बदल गया है। एक अलग तरीके से काफ़ी सारे सोसाइटल मैटर्स को वो देखती हैं, ठीक है। ट्रेडिशंस में कोई ज़्यादा इतना चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ सुधार ज़रूर हैं जिनमें हमें बहुत पहले से हमें सोच लेना चाहिए था, और इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे कंक्लूजन आता है, इन समरी द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन द मॉडर्न एरा इज रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्नेंस, द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, द एक्सपेंशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड द imperative टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड द पब्लिक इंटरेस्ट इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होता है। अगर कोई पॉइंट मेरे से रह गया हो और आप पढ़ना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड गुड बाय।